स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना किस वर्ष की थी? ए वर्ष 1972, बी वर्ष 1976, सी वर्ष 1980, डी वर्ष 1992। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वर्ष 1972। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान की गई थी। उसी वर्ष बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया था। विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत में 3 उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों पर क्षेत्राधिकार है। 2. दिल्ली तथा जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके अपने उच्च न्यायालय हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उच्च न्यायालय किसी राज्य की न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं जिनमें से 3 बॉम्बे उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय का एक से अधिक राज्यों पर क्षेत्राधिकार है। अतः कथन 1 सही है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि शेष 5 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ग्रामीण और जनजाति बहुल क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे नीति 2025 से 30 को मंजूरी दी है? ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी ओडिशा, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण और जनजाति बहुल क्षेत्रों, जिसमें माओवाद प्रभावित बस्तर संभाग भी शामिल है, में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025 से 30 को मंजूरी दी है। यह नीति बस्तर क्षेत्र में जारी नक्सल विरोधी अभियानों के बीच मंजूर की गई है, जो एक जनजाति बहुल और माओवाद प्रभावित क्षेत्र है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए कोरिया गणराज्य, बी जापान, सी चीन, डी थाईलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कोरिया गणराज्य। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कोरिया गणराज्य विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की मेजबानी कर रहा है, जिसका फोकस वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने पर है। वर्ष 2025 की थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, जो प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करता है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विमानपत्तनों पर विचार करें। 1. डोनी पोलो विमानपत्तन, 2. कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, 3. विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन। उपर्युक्त में से किनका निर्माण नवीन या ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के रूप में किया गया है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डोनी पोलो विमानपत्तन एक ग्रीनफील्ड विमानपत्तन है जो राजधानी ईटानगर में स्थित है। यह सूर्य, डोनी और चंद्रमा पोलो के प्रति लोगों की श्रद्धा को दर्शाता है तथा राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में कुशीनगर विमानपत्तन एक ग्रीनफील्ड विमानपत्तन है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा हवाई अड्डे का विकास या विस्तार किया है। यह ग्रीनफील्ड परियोजना का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, जलवाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? 1. यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। 2. ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जल वाष्प जल का गैसीय रूप है। यह पृथ्वी की सबसे प्रचुर ग्रीन हाउस गैस है। वायुमंडल की जल वाष्प का 99% हिस्सा क्षोभमंडल में होता है। ऊंचाई के साथ जल वाष्प की मात्रा तेजी से घटती है। अतः कथन 1 सही है। जल वाष्प की सांद्रता अक्षांशीय स्थिति उत्तर से दक्षिण के साथ बदलती रहती है। इसकी मात्रा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के ऊपर सबसे अधिक लगभग 3% तक होती है और ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर इसकी मात्रा में कमी आती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, रेत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक सिलिकेट खनिज है जिसे नदी के किनारों, नदी के तल, आर्द्रभूमि या तटों से निकाला जाता है। 2. यह खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 के तहत एक लघु खनिज है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
रेत एक सिलिकेट खनिज है और निर्माण में इसका बहुत महत्व है, जो रेत खनन का प्राथमिक चालक है। इसे नदी के किनारों, नदी के तल, आर्द्रभूमि या तटों से निकाला जाता है। अतः कथन 1 सही है। रेत खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 3E के तहत एक लघु खनिज है। अतः कथन 2 सही है। लघु खनिजों का विनियमन राज्य सरकारों की विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भारत में जनहित याचिका के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. जनहित याचिका का विचार यूनाइटेड किंगडम के विधिक ढांचे से अपनाया गया था। 2. यह विस्तृत लोकस स्टैंडियाई के सिद्धांत पर आधारित है। 3. जनहित याचिका को केवल अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी तीनों, D कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जनहित याचिका या PIL। जनहित याचिका अमेरिकी विधिक प्रणाली से प्रेरित थी, न कि ब्रिटेन, जहां इसे व्यापक रूप से नहीं अपनाया गया है। अतः कथन 1 सही नहीं है। जनहित याचिका लोकस स्टैंडियाई के सिद्धांत पर आधारित है, जिससे जनहितैषी व्यक्तियों को असमर्थ लोगों की ओर से मामले दर्ज करने की अनुमति मिली। अतः कथन 2 सही है। जनहित याचिका अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों में दायर की जा सकती है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. एनजीटी को आवेदन या अपील का निपटारा दाखिल होने के 6 महीने के भीतर करना होगा। 2. अध्यक्ष 3 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहेंगे। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय हरित अधिकरण को मामले का समाधान आवेदन या अपील दाखिल करने के लिए 6 महीने के भीतर करना अनिवार्य है। अतः कथन 1 सही है। एनजीटी के अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर बने रहेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, चीनी झालर जो अक्सर समाचारों में दिखाई देती है का सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया जा सकता है? 1. यह एक जलीय फन है जिसे विशाल साल्विनिया मोलेस्टा के नाम से जाना जाता है। B. यह एक प्रकार की चीनी मार्शल आर्ट है जिसमें विद्युत के हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। C. यह एक पारंपरिक चीनी हर्बल चाय है जिसका उपयोग विश्राम के लिए किया जाता है। D. यह त्योहारों के दौरान बजाया जाने वाला एक संगीत वाद्य यंत्र है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चीनी झालर। चीनी झालर एक जलीय फन है जिसे विशाल साल्विनिया मोलेस्टा के नाम से जाना जाता है। इसे पहली बार वर्ष 2018 में सतपुड़ा बांध में देखा गया था और तब से इसने जलाशय को ढक लिया है। अतः विकल्प A सही है। अगला प्रश्न है, यंत्रराज एस्ट्रोलैब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह शुद्ध चांदी से बना एक गोलाकार खगोलीय उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर मराठा नौसेना के शासनकाल के दौरान समुद्री नौवहन के लिए किया जाता था। 2. इस यंत्र पर संस्कृत और देवनागरी लिपि में अभिलेख अंकित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यह एस्ट्रोलैब आयताकार है जो ताम्र कांस्य से बना है और शक संवत 1519 का है। इस तरह के एस्ट्रोलैब का इस्तेमाल आमतौर पर ज्योतिषियों और नाविकों द्वारा तारों को ट्रैक करने और दिशाओं की गणना करने के लिए किया जाता था। अतः कथन 1 सही नहीं है। यह यंत्र 1656 में रायगढ़ के पुनर्निर्माण के दौरान तथा 1674 में शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समय उपयोग में था। इस यंत्र की ऊपरी सतह पर संस्कृत भाषा में देवनागरी लिपि में अभिलेख अंकित हैं और केंद्र में 2 पशु आकृतियां संभवतः कछुआ या सांप उकेरी गई है। अतः कथन 2 सही है। इस पर मुख, सिर और पूंछ जैसे शब्द अंकित हैं जिन्हें संभवतः उत्तर दक्षिण दिशा में यंत्र को संरेखित करने के लिए उपयोग में लाया जाता था। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है? A. हाइड्रोजन परऑक्साइड, B. हाइड्रोनियम, C. ऑक्सीजन, D. जलवाष्प। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।